अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा रिगार्डिंग द डेडलॉक्स एंड द रेस कंडीशन। और इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा एडवांस कंसेप्ट मज़ीद देखेंगे कि डेडलॉक कैसे एग्जिस्ट कर सकता है मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के अंदर। कि हमारे पास एक मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट है, उसके अंदर डेडलॉक क्या होगा। दैन हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था रेस कंडीशन का, तो उसके मज़ीद कुछ कॉजेज़ देखेंगे इस लेक्चर के अंदर के रेस कंडीशन कैसे मज़ीद आ सकती है और उसको कैसे फिर फर्दर उसके सोल्यूशंस क्या क्या हैं। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग कुछ ने देख लिया था कि थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट देखा था कि रेस कंडीशन क्या होती है और फिर उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर के एंड पे हमने देखा था कि रेस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन का एक तरीका होता है, जिसमें हम लोग क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले डिसाइड करते हैं कि हमने किस वेरिएबल को आपने लॉक करना है। जैसे इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो मेंबर फंक्शंस यूज़ किए हैं, एक लॉक का और एक अनलॉक का। जो लॉक का फंक्शन है मेंबर फंक्शन है बेसिकली, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई म्यूटेक्स डॉट लॉक वो यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो थ्रेड है हमारा ये मल्टीपल ये इसके जो शेयर्ड वेरिएबल है वो मल्टीपल थ्रेड के दरम्यान में शेयर हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने वो रेस कंडीशन को ज़रा रिकॉल करें तो रेस कंडीशन क्या होती है कि मल्टीपल थ्रेड्स सेम शेयर्ड वेरिएबल को एक ही टाइम पे एक्सेस करें, तो उसको हम लोग रेस कंडीशन कहते हैं। उस रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास लॉक का और अनलॉकिंग का मेथड होता है। कि हम लोग क्या करते हैं कि जब शेयर्ड वेरिएबल के पास एक्सेस करने लगे हैं तो हमने उसको म्यूटेक्स को जो हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन था उसको हमने लॉक कर दिया। उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले हमने लॉक कर दिया। तो अब जिस एक थ्रेड ने उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो गया है तो वो सिर्फ एक्सेस करेगा इस क्रिटिकल सेक्शन को, और बाकियों के लिए ये जो शेयर्ड वेरिएबल होगा ये लॉक मिलेगा या उनको ब्लॉकिंग में मिलेगा। तो जैसे ही वो अपना काम इस शेयर्ड वेरिएबल में इंक्रीमेंट या जैसे इस केस में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है या जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है उसने वो करके, तो जैसे ही उसे एग्जिट करेगा तो नोटिफाई कर देगा मेंबर्स को, फिर हम उसको अनलॉक कर देते हैं यहाँ पे जैसे आपने अनलॉक कर दिया। तो ये दो तरीके मज़ीद हैं जिससे हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन के थ्रू रेस कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं। देन हमारे पास एक और चीज़ आती है डेडलॉक का। नो डाउट हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन इस्तेमाल करके तो रेस कंडीशन को काफ़ी हद तक ओवरकम किया, मगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो हमारे पास डेडलॉक का एक सबब बन सकता है कि जैसे जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोग्राम होगा वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्टक हो सकता है। डेडलॉक्स के काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़ हैं, जिनमें से कुछ हम लोग कॉजेज़ इस लेक्चर में देखते हैं। पहला कॉज हम लोग देखते हैं कि अगर हम उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के बाद उसको पहले हमने लॉक कर दिया जैसे ही इसमें एंटर हुए, मगर उसको अनलॉक करना अगर भूल गए तो उस केस में क्या होगा कि वो जो थ्रेड जिसने एक्सेस कर लिया है उस क्रिटिकल सेक्शन को वो इनफाइनाइटली तौर पे उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा, और बाकियों के लिए वो जो शेयर्ड वेरिएबल है वो अनलॉकिंग उसको मिलेगी। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है अपनी वैल्यू को विदाउट दी अनलॉकिंग, क्योंकि हमने लॉक तो इधर कर दिया मगर उसको अनलॉक नहीं किया, अनलॉक हमने उसको बाद में किया। तो जैसे ही नेक्स्ट फंक्शन आएगा तो वो वेट करेगा, क्योंकि ये तो फंक्शन तो डेडलॉक के अंदर है या अनलॉक नहीं हुआ अभी तक। तो इस तरह के जो कॉज है वो हमारे पास म्यूटेक्स की अनलॉकिंग की वजह से उसको अनलॉक करने की भूलने की वजह से हम लोग डेडलॉक के अंदर आ जाते हैं। कि डेडलॉक में क्या होगा कि अब कोई भी जो थ्रेड होगा वो उसको मज़ीद एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो C++ है वो स्कोप लॉक का ऑटोमेटिकली तौर पे उसको बेसिकली स्कोप लॉक का एक हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली तौर पे उस म्यूटेक्स को हम लोग अनलॉक कर देते हैं, बजाय इसके कि हम लोग खुद ही इसको अनलॉक करें। वो खुद ब खुद अनलॉक हम अनलॉक करें, प्रोग्रामर उसको अनलॉक करें, इसके बजाय जो C++ का कंपाइलर है वो खुद ही उसको स्कोप अनलॉक कर देता है। जैसे इस केस में आप देखते हैं कि हमने लॉक कर दिया माई म्यूटेक्स को मगर उसको कहीं पे अनलॉक नहीं किया, तो इस केस में वो या तो जहाँ पे रिटर्न हो रहा है उस टाइम पे हम अज्यूम करें कि वो अनलॉक कर लेगा, या फिर जैसे ये फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है तो यहाँ पे वो फिर अपने आप को अनलॉक कर लेगा। एक तरीका तो ये है कि हम लोग स्कोप लॉक जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है वो यूज़ कर लें।
अच्छा, ये तो एक कॉज थी डेडलॉक की। दूसरी कॉज ये आ सकती है कि हमने जो सेम म्यूटेक्स था उसके अंदर नेस्टेड फंक्शंस कॉल इस्तेमाल किए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर फंक्शन वन अभी कॉल करता है कि इसको फंक्शन टू को, जैसे यहाँ पे वो कर रहा है, तो जैसे क्योंकि अब उसने क्या कर दिया फंक्शन टू के अंदर जो म्यूटेक्स है उसको उसने लॉक कर दिया। तो जैसे ही अब फंक्शन टू कॉल किया जाएगा फंक्शन वन के अंदर, तो उसको तो डेडलॉक मिलेगा फंक्शन टू वन को, क्योंकि वो सेम म्यूटेक्स के साथ लॉक्ड है। तो नेस्टेड फंक्शन कॉल विद इन द बाय द सेम म्यूटेक्स, वो भी हमारे पास लॉकिंग डेडलॉक की कंडीशन बन सकती है। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास रिकर्सिव म्यूटेक्स जो होता है वो हमारे पास अलाउ करता है कि हम लोग मल्टीपल लॉक्स सेम थ्रेड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकें। तो हाँ, नो डाउट ये काम जो है रिकर्सिव वाला, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है म्यूचुअल एक्सक्लूजन से, मगर इसको हमें उसी वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब हमें ज़रूरत हो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है। थर्ड कॉज ऑफ डेडलॉक वो ये हो सकती है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ लॉकिंग ऑफ मल्टीपल म्यूटेक्स वो मैटर करता है। जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन वन के अंदर पहले हमने म्यूटेक्स टू को लॉक कर दिया, देन म्यूटेक्स वन को हमने लॉक कर दिया, और उसने फिर यहाँ पे कोई अपना काम किया और यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि उसको अनलॉक खुद ही कर लेगा। अच्छा, फंक्शन टू के अंदर क्या हो रहा है कि पहले वो किसको लॉक कर रहा है? म्यूटेक्स वन को, देन लॉक कर रहा है म्यूटेक्स टू को, जबकि इसका उल्टा फंक्शन वन के अंदर हो रहा है। तो जैसे ही थ्रेड वन फंक्शन वन को कॉल करेगा, फंक्शन वन के अंदर कॉल किया, तो उसने पहले माई म्यूटेक्स टू को लॉक कर दिया, तो अब वो जो म्यूटेक्स वन है उसको वो ब्लॉक मिलेगा, वो म्यूटेक्स वन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अच्छा, थ्रेड टू जैसे ही फंक्शन टू पे आएगा तो उसको तो म्यूटेक्स वन लॉक मिल गया, तो म्यूटेक्स टू उसको ब्लॉक मिलेगा, तो आपस में कोई भी शेयरिंग नहीं कर सकते। तो ऑर्डर ऑफ लॉकिंग ऑफ मल्टीपल म्यूटेक्स ये बड़ा मैटर करता है। अब इसको कैसे अवॉइड करेंगे? तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कि हम लोग करेक्ट ऑर्डर इस्तेमाल करें लॉकिंग के लिए। तो उसमें क्या हो सकता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे लॉक कर रहे हैं म्यूटेक्स वन म्यूटेक्स टू, फंक्शन टू के अंदर भी इधर भी म्यूटेक्स टू म्यूटेक्स वन करें, और इसको अनलॉक भी उसी मैटर के अंदर करें, तो इस तरह से हमारे पास ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने ये लॉक वाला काम किया है इसको किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। हाँ, यूज़ ऑफ लॉक जो है ना वो लॉक गार्ड से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो उसको एक तरह से रिमोट प्रोसीजर कॉल होती है जो वेट करती है, और उसमें वो एग्जीक्यूशन टाइम बेसिकली प्रायोरिटी कॉल होती है, जिस वजह से वो एग्जीक्यूशन टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। अच्छा, डेडलॉक्स और रेस कंडीशन को हम अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें ये हम लोग इसको समराइज़ कर सकते हैं कि डेडलॉक और रेस कंडीशन ये अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की वजह से हमारे पास ये कुछ अकर हो सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामर के फॉल्ट है, जो कि उस ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग वो ऑर्डर ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन या बाकी जो हमने कॉजेज देखी हैं, ये एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड एरर है, जो कि एग्जीक्यूशन मतलब एरर तो नहीं कह सकते इसको, ये एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड्स का एक अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर है, जिसमें वो अपने शेड वेरिएबल्स को लॉक कर देते हैं या डेड लॉक के अंदर से जाते हैं। तो ये उन वजह से हमारे पास डेड लॉक या रेस कंडीशन आकर हो सकती है। अच्छा, दूसरा ये कि इन का जो ऑर्डर है वो जैसे अभी हमने देखा वो बड़ा ही मैटर करता है कि हमारे पास किस तरह शेड वेरिएबल्स की वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, और उनको लॉक और अनलॉक कैसे कर रहे हैं। और इस तरह के जो एरर्स या इनको डिबग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये टोटली लॉजिकल चीज़ें हैं, और इनको दोबारा से रिप्रोड्यूस करना है और उनका रिप्रोड्यूस करके बग दोबारा डिबगिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो टेस्टिंग जो है इन तरह इनकी डेडलॉक्स की और रेस कंडीशन की, ये अगर इनको हम लोग एरर्स कहें तो बहुत ही यूज़लेस है। क्यों? क्योंकि ये टोटली डिज़ाइन के ऊपर मैटर करते हैं। तो इधर जो हमारी एक ही सोल्यूशन है डेडलॉक्स और रेस कंडीशन से अवॉइड करने का, वो ये है कि आपका जो प्रोग्रामिंग का डिज़ाइन है वो काफ़ी इफेक्टिव हो, जिस वजह से हम लोग जो अभी तक हमने सोल्यूशन देखे उनको सारा को फॉलो करते हुए अगर हम लोग करें तो ना कोई डेडलॉक आएगा, ना ही कोई इस तरह की रेस कंडीशन आएगी। अच्छा, देन हमारे पास एक इशू आ सकता है, वो हमारे पास कंकरेंसी का होता है। कंकरेंसी को हम लोग लूज़ इस तरह कर सकते हैं कि अगर हमने किसी म्यूटेक्स को लॉक कर दिया फॉर अ लॉन्ग टाइम,
उस वजह से क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम होगा वो कंकरेंट नहीं रहेगा। इसको कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? तो इसको हम लोग इस तरह अवॉइड कर सकते हैं कि जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है उसको हम लोग जितना शॉर्ट हो सके उतना रखें, ताकि जो हमारे पास कंकरेंसी है वो हमारे पास लूज़ ना हो और हमारा जो शेयर्ड वेरिएबल्स की वैल्यू है वो एक ही तरह से अपडेट हो। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं, पिछले वाले में हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम तक उसको म्यूटेक्स को लॉक रखा था, तो उससे क्या हुआ था कि हमारे पास कंकरेंसी लूज़ हो गई थी। तो यहाँ में हम लोगों ने क्रिटिकल सेक्शन का जो टाइम है वो थोड़ा कर दिया और देन उसका जो थ्रेड स्लीप टाइम है वो उसके बाद लगा दिया। तो इस तरह क्या हुआ कि हमारे पास जो कंकरेंसी है वो हम लूज़ नहीं कर पाएंगे और हमारी एक अच्छा तरीके से जो शेड वेरिएबल्स हैं अपनी वैल्यू को अपडेट कर सकेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास इसमें एक चीज़ और आ सकती है जिसमें हम लोग कहते हैं कंडीशन वेरिएबल्स। ज़्यादातर जितने भी मल्टी थ्रेड प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर डिपेंडेंसीज़ हो सकती हैं अमंग द थ्रेड्स। डिपेंडेंसीज़ हमने देखी हैं इससे पहले किस तरह की होती हैं, तो वो सारी डिपेंडेंसीज़ अमंग द थ्रेड्स एग्जिस्ट कर सकती हैं क्योंकि मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट है। उन डिपेंडेंसीज़ की वजह क्या होती है कि एक थ्रेड जो होता है वह दूसरे थ्रेड के लिए वेट कर रहा होता है कि जब तक वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो उसकी कुछ वैल्यूज़ या उसके वेरिएबल्स पे कुछ वो डिपेंड कर रहा होता है। अगर वो कहीं पर डिपेंड कर रहा होगा तो हमारे पास वो डिपेंडेंसीज आ जाती हैं, जैसे हमने देखा था रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी है, राइट आफ्टर रीड है या राइट आफ्टर राइट है। तो वो सारी डिपेंडेंसीज जो हैं वो हमारे पास एक तरह से उस थ्रेड को ब्लॉक कर देती हैं कि जब तक उसके पास वो फर्स्ट थ्रेड के वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ जाती तब तक वो ब्लॉकिंग कंडीशन में रहेगा। तो इस तरह की जो हमारे पास इन्वायरमेंट है मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट जहाँ पे डिपेंडेंसीज भी हो सकती हैं, तो इन डिपेंडेंसीज से कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन वेरिएबल्स आते हैं। कंडीशन वेरिएबल तीन तरह के होंगे, 3 मेंबर फंक्शन होते हैं। इसमें हम लोग वेट यूनिक लॉक म्यूटेक्स हैं। वो क्या करता है कि हमारे पास वो सारे थ्रेड्स को ब्लॉक कर देता है जब तक उसका जो दूसरा थ्रेड है वो वेकअप ना कर जाए, और जो म्यूटेक्स होगा वो अनलॉक होगा फॉर द वेट कंडीशन। जब तक वो वेटिंग में है तब तक वो अनलॉक रहेगा। जैसे ही वो आपके पास वेकअप हो जाएगा तो वो फिर अपना एग्जीक्यूट कर सकता है। अच्छा, जैसे ही वो वेकअप कर दिया तो हमारे पास वेकअप हो गया, तो अगर हमने किसी को एक अगर थ्रेड को नोटिफाई करना है तो हम लोग नोटिफाई 1 करेंगे, उस थ्रेड को जस्ट नोटिफाई करेगा। और अगर सारे थ्रेड को नोटिफाई करना है तो हम लोग नोटिफाई ऑल करेंगे। तो तीन हमारे पास नंबर फंक्शन कंडीशन वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग डिपेंडेंसीज को ओवरकम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंडीशन वेरिएबल के थ्रू हमने क्या किया कि हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो वेट कर रहा है, सॉरी माई थ्रेड जो है, माई थ्रेड का जो फंक्शन है वो वेट कर रहा है फॉर द मेन टू कंप्लीट द रीड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन वेरिएबल को यूज़ करके हमने उस डिपेंडेंसी को ओवरकम किया है। अच्छा जी, तो ये अभी तक हमने कुछ चीज़ें देख ली कि जिसमें हमने रेस कंडीशन और डेडलॉक को हमने कैसे अवॉइड करना और कैसे ओवरकम करना। अब ज़रा थोड़ा सा डिज़ाइन की तरफ आते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स की तरफ। तो हमारे पास सबसे क्लासिकल जो एग्जांपल हम लोग लेते हैं वो होती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर की, कि जिसमें हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक प्रोड्यूसर थ्रेड होता है। प्रोड्यूसर थ्रेड क्या कर रहा होता है, वो डेटा प्रोड्यूस कर रहा होता है, और कंज्यूमर थ्रेड ने जो प्रोड्यूसर थ्रेड ने डेटा प्रोड्यूस किया होता है उसको कंज्यूम करना होता है। देन प्रोड्यूसर थ्रेड क्या करता है कि वो अपना डाटा जो होता है वो एक क्यू के अंदर प्लेस करता जाता है, और कंज्यूमर थ्रेड ने उसी क्यू से जो डाटा इसने रिक्वायर है फॉर प्रोसेसिंग या जो कुछ उसको रिक्वायर है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वहाँ से वो डाटा क्यू से उठा लेता है। अच्छा, तो इस तरह का जो ऑपरेशन हो, इस तरह का जो ऑपरेशन होगा उसको हम लोग देखते हैं कि इस केस में हमारे पास 2 थ्रेड्स होंगे। वो क्या कर रहे होंगे कि वो अपना एक जो होगा अपना डाटा जो होगा वो क्यू के अंदर प्लेस कर रहा होगा, बफरिंग कर रहा होगा, और दूसरा जो होगा उसमें से डाटा को निकाल के देन उसको कंज्यूम कर रहा होगा। तो अगर तो प्रोड्यूसर का जो
डाटा प्रोड्यूसिंग रेट है वो अगर बहुत ज़्यादा हो और कंज्यूमर कम टाइम ज़्यादा टाइम ले रहा हो कंज्यूम करने में या उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो, तो प्रोड्यूसर तो टाइम पे प्रोड्यूस करता रहता है अपने, एक उसकी फास्टर प्रोडक्शन है, तो उस केस के लिए फिर हमें बीच में इन दोनों के दरम्यान में क्यू प्लेस करने की पड़ती है, ताकि जो प्रोड्यूसर है वो जो भी डाटा प्रोड्यूस करे तो वो क्यू में लग जाए, कंज्यूमर क्योंकि स्लो है तो वो उस क्यू से उठाता रहे और प्रोड्यूसर के ऊपर कोई बर्डन ना आए या प्रोड्यूसर जो है वो ब्लॉकिंग में ना जाए। अच्छा, जो भी डाटा हमने एक्सेस करना है तो इसका मतलब ये हम क्यू से एक्सेस करेंगे, तो इसका मतलब है क्यू को जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। और सिर्फ सिंक्रोनाइज नहीं, यहाँ पे हमने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दरमियान में वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन करनी है कि अगर तो क्यू एम्प्टी हो तो प्रोड्यूसर को भी पता चले और कंज्यूमर को भी पता चले। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर क्यू फुल हो जाए तो हम लोग फिर प्रोड्यूसर को ब्लॉक कर सकें, ताकि प्रोड्यूसर जो है वो मज़ीद डाटा प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि अगर वो मज़ीद प्रोड्यूस करेगा तो हम फिर उस डाटा को इवेंचुअली तौर पर हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो क्यू है वो तो फुल है। तो हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे लगानी पड़ेगी प्रोड्यूसर के ऊपर और कंज्यूमर के ऊपर। कि कंज्यूमर के ऊपर क्यों लगाएंगे कि जैसे ही क्यू एम्प्टी हो जाए तो वो कंज्यूमर जो है वो फिर बता दे प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर पे क्यों लगाएंगे ताकि अगर वो फुल हो गई है क्यू तो उसको नोटिफाई किया जा सके कि मज़ीद वो डाटा प्रोड्यूस ना करे। अच्छा, तो अगर यहाँ पे हम लोग कंडीशन वेरिएबल्स को यूज़ ना करें तो इसका मतलब तो ये है कि जो कंज्यूमर है, अगर कंडीशन वेरिएबल यूज़ ना किए जाएँ तो जो कंज्यूमर होगा इस केस के अंदर वो एक तरह से डेडलॉक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जब क्यू एम्प्टी होगी तो वो फिर भी उसको प्रोसेस कर रहा होगा बजाय इसका कोई नोटिफाई करे, तो जो सीपीयू के एग्जीक्यूशन टाइम वो फिर भी हो रहा होगा और हमारे पास ओवरऑल जो थ्रेड होगा सिस्टम के अंदर वो स्लो हो रहे होंगे। जैसे हमारे पास जो सीपीयू जो होगा बिजी रहेगा और हमारी पावर कंजम्पशन इंक्रीज कर जाएगी, तो हमें कंडीशन वेरिएबल भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ऑल दो जो कोड होगा फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग कह सकते हैं कंडीशन वेरिएबल जो हम लोग यूज़ करेंगे तो वो एक तरह से करेक्ट है, मगर हम एक बैक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब एक थ्रेड ने कुछ भी नहीं करना तो उसको ब्लॉक कर देना चाहिए, जबकि ताकि वो जो सीपीयू है वो किसी और को यूज़ कर दिया जा सके। तो इसमें हम लोग अगर ये करें कि इसको हम लोग लिमिटेड क्यू साइज़ के ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करें तो जो प्रोड्यूसर होगा वो हमारे पास अपना क्यू जैसी फुल हो जाएगी तो उसको फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो हम लोग कंडीशन वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, देन हमारे पास एक्टिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे इस केस के अंदर, वो इस वजह से होते हैं ताकि हम लोग किसी टास्क ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटेनिएट कर सकें। और इस केस में क्या होगा कि हमारे पास एक थ्रेड फंक्शन के कोई भी एक्सप्लिसिट वे नहीं होता फॉर अदर थ्रेड्स टू कम्युनिकेट, और जो डाटा होता है वो यूजली ग्लोबल वेरिएबल्स से पास किया जाता है, बजाय इसके कि जो पैटर्न है जो हमने देखा है वो थ्रेड्स को रैप करे एक ऑब्जेक्ट के अंदर। जो हमारे पास थ्रेड्स होते हैं वो मेथड से कॉल किए जा सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे ऑब्जेक्टिव सी या स्मॉल टॉक जो कि मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं यूजली, उनमें हमारे पास एक्टिव ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है। एक्टिव ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो यूजली हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किए जाते हैं थ्रेड ऑब्जेक्ट के अंदर, जब तक डिस्ट्रक्टर जो होता है वो अपनी ज्वाइनिंग की हम करता रहता है, और जो हमारे पास रन मेंबर फंक्शन होता है वो एज ए मेन कंकरेंट एग्जीक्यूशन थ्रेड काम करता है। और ये हम लोग यूजली यूज़ करते हैं ताकि थ्रेड्स की कम्युनिकेशन जो है वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर अप्रोच के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें कम्युनिकेशन ऑन थ्रेड्स। और इस एग्जांपल के अंदर हम लोग एटॉमिक वेरिएबल्स यूजली यूज़ करते हैं टू टर्मिनेट और क्विट द रन फंक्शन जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रॉय हो चुका। देन हमारे पास बाइंड और फंक्शन होता है, क्योंकि हमारे पास सी के अंदर कोई भी ऐसा वे नहीं होता कि हम लोग डीकपल कर सकें फंक्शन आर्गूमेंट्स को कॉल से। तो सी प्लस प्लस के अंदर बाइंड और फंक्शन जो होता है वो अलाउ करता है हमारे पास किसी पैकेज को पैकेज फंक्शन और उसके आर्गूमेंट्स को, ताकि हम लोग उसको बाद में कॉल कर सकें। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि हमने एक फंक्शन को हैंडल कर रहे हैं जैसे वो एक ऑब्जेक्ट हो,
ठीक है, हमने उसको स्पेसिफाई किया है और उसके फंक्शन के आर्गूमेंट्स को स्पेसिफाई किया विदाउट परफॉर्मिंग द कॉल। देन उसके जो फंक्शन कॉल्स हैं उसको हमने ऑलरेडी पैकेज्ड कर दिया आर्गूमेंट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, देन हमारे पास रिएक्टर जो होता है उसका हम लोग इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारे पास जो डीकपलिंग ऑफ द टास्क क्रिएशन फ्रॉम द एग्जीक्यूशन हम लोग कर सकें, और जो एग्जीक्यूट थ्रेड होता है उसको वेट में लगा सकें जब हमारे पास टास्क क्यू के अंदर हो। और कोई अगर और प्रोग्राम का जो पार्ट है वो अगर उसको पुश करे क्यू के अंदर तो जो टास्क हैं वो सिक्वेंशली तौर पे एग्जीक्यूट हो सके। जो सिंपल सोल्यूशन है हमारे पास यहाँ पे फीफो का होता है, फीफो ऑर्डर हम लोग यूज़ करते हैं। जो हमने बाइंड और फंक्शन यूज़ किया वो हमारे पास अलाउ करते हैं ताकि हम लोग किसी टास्क को क्रिएट कर सकें, लीव कर सकें, लीविंग द स्टार्टिंग टाइम टू एग्जीक्यूट थ्रेड, देन फिर वो सेकंड स्टेप के अंदर फिर वो फंक्शन उसको कॉल करते हैं। तो आखिरी जो चीज़ हमारे पास इसके अंदर प्रोड्यूसर कंज्यूमर में वो होती है थ्रेड पूलिंग की। थ्रेड पूलिंग में क्या होता है कि जो लिमिट होती है रिएक्टर पैटर्न की वो इस वजह से होती है क्योंकि जो टास्क होते हैं वो सिक्वेंशली तौर पे प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो जो टाइम हो रहा जो एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क, वो डिपेंड करती है हमारे पास उस टास्क की लेंथ के ऊपर। तो जो लेटेंसी या जो डिले है वो हमारे पास इस केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए और मल्टी कोर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम लोग मल्टीपल एग्जीक्यूटर थ्रेड्स सेम टास्क के ऊपर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्यू से जल्दी डेटा पॉप कर सकें। थ्रेड पूल आप लोग खुद कोशिश करिएगा इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो ये था आज का हमारा टोटल लेक्चर रिगार्डिंग डेडलॉक्स, रेस कंडीशन, मल्टी थ्रेड के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर क्या होंगे। हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जाम्पल के थ्रू देखा है। आई होप कि आपको ये ओवरऑल लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई सवालात हैं तो आप लोग लाइव सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। आप लोग ये वाला जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये लाजमी देखिएगा और फिर मुझे इसके वजह से फ़ीडबैक दिएगा लाइव सेशन के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।